नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा 2023 में इसी प्रकार का प्रश्न पत्र हमें मिलने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र में हमें 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 56 होने वाले हैं। परीक्षार्थियों से संबंधित कुछ सामान्य दिशा निर्देश भी आप देख लीजिए कि सबसे पहले हमें रोल नंबर अंकित करने होंगे। उसके पश्चात देखिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में ही लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है, मतलब अथवा वाले क्वेश्चन है, उनके सभी जो पार्ट हैं, सभी पार्ट हैं जिनके अथवा वाले क्वेश्चन है या एक से अधिक भाग हैं, उनके उत्तर एक साथ में ही आपको पुट करने हैं। पांचवा और महत्वपूर्ण बिंदु देखें, प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतरण। देखो, हिंदी रूपांतरण और अंग्रेजी रूपांतरण दोनों में आपको प्रश्न पत्र मिलने वाला है। और यदि आपको किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास लग रहा है तो हिंदी वाला प्रश्न ही सही माना जाएगा। कौन सा प्रश्न सही माना जाएगा? हिंदी वाला प्रश्न ही सही माना जाएगा। अब हम प्रश्नों को लेते हैं। देखिए, इस प्रश्न पत्र का पहला खंड सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर हमें 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसके 9 पार्ट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का हमें मिलने वाला है। चलिए एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि 2 आवेशों के मध्य बल कैपिटल F है। उनके मध्य दूरी को 3 गुणा करने पर उन आवेशों के मध्य विद्युत बल क्या होगा? देखिए, समझें आप इसे एक बार कि हमारे पास में 2 आवेश हैं और दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो कैपिटल F है। जैसे 2 आवेश है Q1 तथा Q2, उनके बीच की डिस्टेंस है R, तब F बल लगता है। ये कहा गया है कि जो डिस्टेंस है, नई जो डिस्टेंस है, वो पहले वाली डिस्टेंस की 3 गुणा कर दी जाए। तो नई डिस्टेंस 3R के इक्वल हो जाए तो नया बल क्या होगा? तो F डैश इक्वल टू K, जो कि 1/4πε0 के इक्वल होता है Q1 Q2 बट्टे में R डैश का स्क्वायर। तो यहां पर Q1 Q2 बट्टे में 3R का स्क्वायर हो जाएगा और K बराबर है F डैश इक्वल टू, देखिए हमें क्या मिलने वाला है, Q1 Q2 बट्टे में 9R का स्क्वायर, 9R का स्क्वायर। तो यहां से हमें मिल जाएगा F बट्टे में 9, F बट्टे में 9। तो जो ऑप्शन है C, ये सही होने वाला है। ऑप्शन C सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, 2 प्रतिरोध तार A और B एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। तार A की कुल लंबाई व त्रिज्या B से दुगुनी है, तो A और B के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? देखिए, हमारे पास में प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, R बराबर होता है रो L अपॉन में A। अब ये कहा गया है कि यहां पर 2 तार हैं और दोनों की जो प्रतिरोधों का रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, आर ए अपॉन आर बी हमें ज्ञात करना है। तो आर ए का मान क्या हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग? एल ए अपॉन ए अपॉन, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं इसलिए दोनों के लिए रो क्या है, सेम होगा, एल बी अपॉन ए बी। अब देखिए, रो से रो तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा एल ए अपॉन में एल बी। और देखिए, ए को मैं त्रिज्या के टर्म्स में पुट कर दूं तो पाई आर बी स्क्वायर बट्टे में पाई
RA² आ जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहां से हम क्या पुट कर दें, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक की कुल लंबाई b से दुगुनी है, तो एक की जो कुल लंबाई है वो b वाली कुल लंबाई से दुगुनी है। साथ में हमें दे रखा है त्रिज्या b से दुगुनी है, एक की जो त्रिज्या है वो b वाली त्रिज्या से भी क्या है, दुगुनी है। दोनों के मान हम पुट कर देंगे, देन क्या मिल जाएगा हमें, RA/R B बराबर LA/LB। तो देखिए LA के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 2LB/LB पढ़ाई है, इनटू में RB का स्क्वायर। तो RB के स्थान पर हम RB ही रहने देते हैं, RB का स्क्वायर अपॉन RA का स्क्वायर। तो RA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2RB लिख सकते हैं, तो 2RB का स्क्वायर। तो यहां से LB से LB कैंसिल हो जाएगा, RB स्क्वायर से RB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2/4 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहां से 1:2 आंसर सही होने वाला है, ऑप्शन ए ही यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंज का नियम देता है, तो लेंज का नियम क्या बताता है, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, प्रेरित धारा की दिशा को बताता है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता में सही संबंध है। विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि म्यू आर बराबर होता है 1 + काई। देन यहां से हमें काई एम दे रखा है, तो काई एम बराबर आ जाएगा म्यू आर -1। तो म्यू आर -1 पहले ही ऑप्शन में हमें दे रखा है, तो काई एम बराबर आ गया म्यू आर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है कि यदि म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट क्रमशः निर्वात की पारगम्यता तथा विद्युतशीलता हो, तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग क्या होंगे। देखिए हम 8वें चैप्टर में विद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर के अंदर प्रकाश का जो वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है, निर्वात में हमने ये पढ़ा है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट के रूट के इक्वल होता है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है, वह सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू आवृत्ति के फोटोन का संवेग होता है, न्यू आवृत्ति है और उस फोटोन का संवेग कितना होगा। देखिए एक रिलेशन हम जानते हैं E = h/न्यू, और एक रिलेशन हम जानते हैं mc²। तो यहां से mc² बराबर है h/न्यू और m × c बराबर है h/c। ये m × c ये संवेग होता है, m क्या है, द्रव्यमान, और c प्रकाश का वेग, और ये फोटोन का संवेग होता है। किसका संवेग होगा, फोटोन का संवेग होगा। तो h/c ऑप्शन से यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा तत्व दाता अशुद्धि है। देखिए दाता अशुद्धि 15वें वर्ग के तत्व होंगे, और 15वें वर्ग का तत्व यहां पर फास्फोरस है, तो ऑप्शन द सही होगा, डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्र में माध्य धारा का मान होता है। एक पूरे चक्कर के अंदर धारा का जो औसत मान होता है, जितना धनात्मक होता है उतना ही ऋणात्मक होता है, और कुल धारा का एक चक्कर में जो औसत मान होता है वो 0 होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 सेमी त्रिज्या के टोरॉइड में 1000 फेरे हैं, इसमें 0.1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित तो हो रही है, तो टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। देखिए टोरॉइड की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है μ0 Ni। यहां पर जो μ0 है इसका मान होता है 4π × 10⁻⁷। चलिए वो हम यहां पर पुट करेंगे। फिर देखिए
इस n की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, स्मॉल n होता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो कुल फेरे बट्टे में कुल लंबाई, ये हमारे पास में आ गया है, इनटू में i। तो अब इन सब की वैल्यू यहां पर मैं पुट कर देता हूं, देन फाइनली आंसर हमें मिलने वाला है। म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, कैपिटल N का मान है 1000, I का मान है 0.1 बट्टे में 2 पाई, R का मान है 10 सेमी, तो 10 सेमी को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 लिख सकते हैं। अब यहां से आप ध्यान देंगे कि 0.1 से ये 0.1 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो B बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 2 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला रिक्त स्थान देखिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण अनंत पर विभव, देखिए बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है के क्यू बट्टे में आर होता है, और यदि हम आर बराबर अनंत लें तो V का मान देखिए कितना आ जाएगा, के क्यू बट्टे में अनंत, और 1 बट्टा अनंत होता है 0, तो अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, 0 होगा, इसमें 0 आएगा। फिर आता है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, SI मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो SI मात्रक है वो होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। प्रेरण भट्टी किस सिद्धांत पर काम करती है, तो वैसे तो हमने प्रेरण भट्टी के बारे में ये पढ़ा है कि भंवर धारा क्रिएट करती, इसमें क्या उत्पन्न होती है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है। लेकिन इसका जो सिद्धांत, केवल और केवल सिद्धांत की बात करें तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। किस सिद्धांत पर काम करेगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ध्रुवण ही वह घटना है जो ये बताती है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। प्रकाश की तरंगें कौन सी प्रकृति की है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन 1 का थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें एक पंक्ति में या एक शब्द में यहां पर आंसर देना है। पहला क्वेश्चन देखिए विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध लिखिए, केवल और केवल संबंध यहां पर हमें पुट करना है। तो देखिए क्या होता है, E बराबर होता है माइनस में dV/dr, और यदि इसको सदिश के रूप में लिखें तो इधर n कैप अवश्य लिख लीजिए, तो ये रिलेशन होता है। फिर देखिए कि समांतर पट्टिका का नामांकित चित्र बनाइए। वैसे ये समांतर पट्टी का संधारित्र है यहाँ पर, तो समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर देखिए क्या होता है, चित्र देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं। इसमें 2 समांतर पट्टिकाएं होगी, दोनों का क्षेत्रफल सेम होने वाला है। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम। एक के ऊपर धनावेश होगा तो दूसरे के ऊपर उतने ही परिमाण का ऋणावेश होने वाला है। दोनों का एक के ऊपर प्लस में क्यू चार्ज है तो दूसरे के ऊपर माइनस में क्यू चार्ज होता है। ये समांतर प्लेट संधारित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लैम्ब्डा प्रतिरोधकता के एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुना कर दें तो इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी। देखिए प्रतिरोधकता लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती, तो जो नई प्रतिरोधकता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नई प्रतिरोधकता भी वही रहेगी, लैम्ब्डा के इक्वल। किसके इक्वल रहने वाली है, लैम्ब्डा के तुल्य रहने वाली है। देखिए फिर हमारा जो अगला बिंदु है वो है मेलस का नियम क्या है। मेलस के नियम का स्टेटमेंट हमें यहां पर देखना है, तो ध्यान दीजिए कि इसमें एक ध्रुवक होता है, एक विश्लेषक होता है
और ध्रुवक पर प्रकाश आपतित होता है। ध्रुवक पर क्या होता है? प्रकाश आपतित होता है और विश्लेषक घूमता है। तो एक तो यहाँ पर ध्रुवक है और एक विश्लेषक है। तो ध्रुवक और विश्लेषक के प्रकाशिक अक्षों के मध्य का एंगल यदि हम थीटा कंसीडर कर लें तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक की प्रकाशिक अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए मैं नियम यहां पर आपके सामने पुट कर रहा हूं। विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता निर्गत प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक की प्रकाशिक अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहां से I समानुपाती कोस स्क्वायर थीटा कर देंगे और I बराबर आ जाएगा I0 कोस स्क्वायर थीटा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पृथ्वी तल के किस स्थान पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है? तो ऐसा ध्रुवों पर होता है। कहां पर होगा? ध्रुवों पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की ध्रुवता की प्रागुक्ति कीजिए। तो देखिए आप यहां पर ध्यान देंगे कि ये N सिरा इसके पास में आ रहा है, तो इसमें बहने वाली जो धारा की डायरेक्शन है वो इस तरीके से होनी है। इस तरीके से विद्युत का प्रवाह इसमें होने वाला है। विद्युत यदि इधर आ रही, इसका मतलब इसके ऊपर धीरे धीरे धनावेश इकट्ठा हो जाएगा और बी के ऊपर ऋणावेश। तो जो ए है वो बी की तुलना में धनात्मक है, उसकी ध्रुवता धनात्मक है। ए बी की तुलना में धनात्मक है। ए बी की तुलना में क्या है? तुलना में धनात्मक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न विकिरणों को आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखिए। मैं इनका क्रम आपके सामने रख देता हूं। कौन गाएगा? गामा तरंगे, अक्स तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, दृश्य तरंगे, इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और अंत में है रेडियो तरंगे। ये इनका क्रम होता है और जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो लैम्ब्डा का मान इंक्रीज होगा और आवर्ती डिक्रीज होगी। तो हमें क्या पूछा है? आवर्ती के बढ़ते क्रम में। यदि हम नीचे से ऊपर की ओर चलें तो आवर्ती बढ़ेगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो इसमें आएगा सूक्ष्म तरंगे। एक नंबर पर कौन सी आएगी? सूक्ष्म तरंगे। अवरक्त तरंगे इसमें नहीं दे रखी है, दृश्य तरंगे भी इसमें नहीं दे रखी है। फिर पराबैंगनी तरंगे, इसमें सबसे पहले तो रेडियो तरंगे आएंगे, इसमें रेडियो तरंगे भी रह गई है। तो नीचे नीचे हमारे पास में रेडियो तरंगे, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर पराबैंगनी और अंत में क्या है?
अक्स तरंगे 4 नंबर पर। इस तरीके से आपको पुट करना है, लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि चित्र में दर्शाए तार्किक द्वार की सत्यमान सारणी बनाइए। सत्यता सारणी में निवेशी तथा निर्गत के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं ये नैंड गेट है, और नैंड गेट का जो निर्गत होता है वो ए डॉट बी का बार होता है, ए डॉट बी का बार। तो सत्यमान सारणी ट्रुथ टेबल देखिए क्या होगी इसकी। यहां पर मैं आपके सामने ट्रुथ टेबल बनाने जा रहा हूं। इसमें मैं यहां पर ये हम ले रहे हैं निवेशी ए और बी, ये दोनों ही तो क्या है, निवेशी संकेत हैं। यहां पर हम लिखेंगे निर्गत संकेत जो कि y बराबर ए डॉट बी का बार। तो देखो 0 0 हो सकता है निवेशी, 0 1 1 0 1 1, 0 0 पुट करेंगे तो 0। देखो दोबारा देखें, 0 0 पुट करेंगे तो 0 डॉट 0 0 हो गया, 0 का बार हो गया 1। फिर 0 इंटू 1 1 0 हो गया, 0 का बार हो गया 1। फिर 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 का बार हो गया 1। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 का बार हो गया 0। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल होने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों अगला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है कि विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। देखिए हम क्या जानते हैं, हमारे पास में अपवन वेग बराबर वीडी बराबर होता है आई अपॉन में ए एन ई। इसके साथ में देखिए जो वीडी है बराबर होता है म्यू ई। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या पुट कर दें, बराबर पुट कर दें। देन हमें क्या मिल जाएगा, आई अपॉन में ए एन ई बराबर म्यू ई। तो ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, धारा और गतिशीलता के मध्य ये वाला रिलेशन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या बता रखा है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रतिरोध अक्स का परिमाण ज्ञात कीजिए जबकि 5 ओम प्रतिरोध में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। चलिए 5 ओम में से जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति में होगा। ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति, सेतु के संतुलन की स्थिति है। ये संतुलन की स्थिति, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति के अंदर देखिए हमें क्या मिल जाएगा, अक्स बट्टे में 20 एक्स बट्टे में 2 बराबर 18 बट्टे में 6 मिल जाएगा। यहां से अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 18 बट्टे में 6 इंटू में 2। तो ये यहां से 3 बार में कैंसिल हो गया, 6 आ जाएगा। अक्स का मान आ गया हमारे पास में 6 ओम। अक्स का मान कितना आ गया है, 6 ओम, क्योंकि संतुलन की स्थिति में P बट्टा Q बराबर होता है R बट्टा S के। देन यहां से अक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 ओम प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक श्रेणीबद्ध LCR AC परिपथ में शक्ति गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्युत्पन्न करना है। विद्यार्थियों शक्ति गुणांक के व्यंजक को फाइंड आउट करने के लिए सर्वप्रथम हमें औसत शक्ति ज्ञात करनी पड़ेगी।
देखिए प्रत्यावर्ती परिपथों में औसत शक्ति कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। तो प्रत्यावर्ती धारा है वो होगी I बराबर Im साइन ओमेगा टी। तो जो विद्युत शक्ति है वो होती है P बराबर VI। तो V और I दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया है, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये बट्टे वाले 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया और इस वाली राशि के अंदर हमने यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। तो इसे हम 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी से ये पुट कर देंगे। देन हमें क्या मिल जाएगा, पी का ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा। यदि अब यहाँ पर हम इसका औसत लें तो औसत P का जो औसत मान है वो हमें ये मिलने वाला है, क्योंकि जो T वाली टर्म्स है उसका औसत मान तो 0 हो जाएगा। तो P एवरेज की वैल्यू हमें ये मिल चुकी है। अब देखिए इसे जो Vm बट्टे में 2, यहाँ पर Vm बट्टे में √2 था उसको हमने Vrms और Im बट्टे में √2 था उसको Irms पुट कर दिया। ये cos फाई पढ़ाई है। ये जो वैल्यू है Vrms इंटू Irms इसको हम Prms पुट कर देंगे। और देखिए ये जो cos फाई है इसी को ही हम कहते हैं शक्ति गुणांक, जो कि P एवरेज बट्टे में P RMS के इक्वल होती है। तो Prms Vrms इंटू Irms आभासी शक्ति। तो शक्ति गुणांक का ये रहा है हमारे पास में व्यंजक, जिसे हम cos फाई के इक्वल पुट कर सकते हैं। क्लियर। और देखिए यदि आप cos फाई यहां से cos फाई की वैल्यू जो डायग्राम है हमारे पास में LCR परिपथ में, वहां से भी cos फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि इस तरीके से हम एक फेजर ग्राफ LCR परिपथ के लिए भी लागू कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास में है Z, ये है कोण फाई, और ये वाली जो भुजा है ये हमारे पास में है R, और ये वाली जो भुजा है वो हमारे पास में है अक्ष C माइनस अक्ष L। देन यहां से यदि आप cos फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए हमें क्या मिल जाएगी, आधार बट्टे में कर्ण। तो R बट्टे में Z LCR परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का व्यंजक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक प्रकाश बल्ब और एक सरल कुंडली प्रेरक कुंजी सहित चित्र में दर्शाए अनुसार एक स्रोत से जोड़े गए हैं, जो कि स्विच बंद कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात लोहे की छड़ प्रेरक कुंडली के अंदर प्रविष्ट कराते समय बल्ब की चमक बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कारण सहित आंसर देना है। तो देखिए यहां पर इसको आप समझ लेंगे कि ये हमारे पास में एक कुंडली है कि जब इसमें कनेक्ट करते हैं तो जब धारा का मान बढ़ता है तो ये बढ़ने नहीं देती, घटता है तो घटने नहीं देती, इसका काम ही यही है। अब जब इसके अंदर हम लोहे की छड़ लगा देते हैं, छड़ लगाने से पूर्व इसका स्व प्रेरकत्व L का जो मान है वो μ0 n स्क्वायर A इंटू L के इक्वल होता है। स्व प्रेरकत्व का फॉर्मूला ये होता है। तो इसके अंदर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो माइनस में L d फाई बी अपॉन dt के तुल्य होता है, माइनस में L di अपॉन dt के इक्वल होता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे हम इस L का मान चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे चेंज होगा, जब इसके अंदर कोई माध्यम रखा जाएगा तो μ0 μr n स्क्वायर A इंटू L। तो जो स्वप्रेरण गुणांक है, स्वप्रेरकत्व है Lm, ये μr गुणा हो जाएगा। पहले वाले का कितना गुणा हो जाएगा, μr गुणा हो जाएगा। ओके, तो ये μr गुणा होगा तो जो E है प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये चेंज हो जाएगा और ये विपरीत दिशा में क्रिएट होता है। तत्पश्चात
जो बल्ब की चमक है वो घट जाएगी। बल्ब की चमक क्या है? घट जाएगी, क्योंकि ये जो ई क्रिएट हो रहा है ये अब विरोध ही करेगा हमेशा। तत्पश्चात इसकी चमक है वो घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक तंतु में प्रकाश संचरण को नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। देखिए, प्रकाशिक तंतु में होता क्या है, प्रकाश की बहुत सारी कांच की बहुत सारी बारीक रस्सियों को गूंथ कर एक रस्सी नुमा संरचना हम निर्मित कर लेते हैं, और इस रस्सी नुमा संरचना के ऊपर चमकीली पॉलिश की जाती है। देखिए यहां पर हम कर देंगे एक चमकीली पॉलिश। ये जो रेड में हमने दिखाया है, ये हमने दिखाया है कांच की छड़, बिल्कुल बारीक सी गूंथी हुई रस्सियां, और ये जो काली हमने दिखाई है, काली ऊपर कवर जो हमने दिखाया है, ये है चमकीली कम अपवर्तनांक वाली पॉलिश। कम अपवर्तनांक वाली पॉलिश, कम अपवर्तनांक की पॉलिश हमने कर रखी है। अब देखिए इसमें से प्रकाश की किरण किस तरीके से आपतित होती है। इस तरीके से प्रकाश की किरण आपतित होगी और आपतन के पश्चात ये इस तरीके से चलेगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती जाएगी और बार बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ये एक सिरे में प्रवेश करती है, बार बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और ये दूसरे सिरे की ओर चली जाएगी। इस तरीके से ये आगे बढ़ने वाली है। तो देखिए यहां से एक सिरे से इसमें प्रकाश है वो प्रवेश करेगा, जबकि दूसरे सिरे में से ये बाहर निकल जाएगा। इस घटना को होने में अल्प समय लगता है। तो ये है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, और इसमें प्रकाश का संचरण हमने यहां पर अच्छे से दिखाया है, समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि एक 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 30 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस को रखा है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ पर दो लेंस दे रखे हैं। पहला जो लेंस है वो उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमें 20 सेमी दे रखी है, तो f1 बराबर हमें दे रखा है 20 सेमी प्लस में। दूसरा जो लेंस है वो अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हम माइनस में लेंगे और वो हमें 30 सेमी दे रखा है। अब दो लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f बराबर क्या आया है 1/20 माइनस 1/30, इन दोनों का लघुत्तम आ गया 60। 3 माइनस 2 1/60 और f बराबर आ जाएगा हमारे पास में 60 सेंटीमीटर। तो f की जो वैल्यू है वो 60 सेंटीमीटर आएगी और जो संयोजन है वो उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन कि दो पारदर्शी माध्यमों की सीमा पर जब अध्रुवित प्रकाश को विशेष कोण IB पर आपतित होता है तो प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि म्यू बराबर 10 IB। म्यू किसके इक्वल होगा? 10 IB के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं। चलिए अब ध्यान देंगे यहां पर कि जो विशेष कोण होता है उसको हम ध्रुवण कोण कहते हैं। जिस पर प्रकाश की किरणें जिस विशेष कोण पर आपतित होती है उसको हम ध्रुवण कोण कहते हैं। तो आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश हो तो उस आपतित कोण को हम ध्रुवण कोण कहते हैं। और बुस्ट नाम के वैज्ञानिक ये कहते हैं
कि जब प्रकाश की किरण बूस्टर कोण या ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित और अपवर्तित किरणों के मध्य का कोण 90 डिग्री हो जाता है। यहां पर आप ध्यान देंगे, अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है और अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है और आपतित होने के बाद में इसका एक हिस्सा परावर्तित हो जाता है और एक हिस्सा अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश भी और अपवर्तित प्रकाश भी दोनों ही जो प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश हैं। ये भी ध्रुवित प्रकाश है, ये भी ध्रुवित प्रकाश है। अब डायग्राम से ध्यान देंगे, बूस्टर के नियम से ध्यान देंगे, आईपी, क्योंकि ये वाला जो एंगल है यहां से लेकर यहां तक, ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री। देन आईपी और आर ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। क्लियर? तो ये हमें 90 डिग्री दे रखा है। तो यहां से आर बराबर हम क्या पुट कर देंगे, इस आईपी को बराबर के उस तरफ ले जाओ, तो ये आ गया हमारे पास में। स्नेल के नियम से हम क्या जानते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर एन। आई का मान जब आई पी के इक्वल पुट करोगे तो आर का मान 90 माइनस आई पी पुट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ गया, साइन आई पी अपॉन कोस आई पी बराबर एन, और साइन आई पी अपॉन कोस आई पी को हम लिख देंगे टेन आई पी। तो ये हमें सिद्ध करना था, जिसे हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं कि ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या का मान माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए कि व्यतिकरण प्रतिरूप में प्रकाश की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 4:1 है, तो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम 4:1 है, तो I1 और I2 पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम, इन दोनों का रेशियो हमें 4:1 दे रखा है। हम क्या जानते हैं, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, इनका जो मान है वो हम जानते हैं कि अंडर में I1 प्लस अंडर में I2 अपॉन अंडर में I1 माइनस अंडर I2 के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। देन यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं, अंडर में I1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन अंडर में I1 अपॉन I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 दे रखा है। दोनों तरफ से अंडर कर देंगे तो 1/2 बराबर आ जाएगा अंडर में I1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन अंडर में I1 अपॉन I2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अंडर में I1 अपॉन I2 माइनस 1 बराबर 2 अंडर में I1 अपॉन I2 प्लस 2। यहां से इसको उधर ले जाएंगे तो देखिए क्या रह जाएगा हमारे पास में, देखिए यहां पर हमने वैल्यू थोड़ी सही पुट नहीं की है, 4:1 हमें दे रखा है, तो 4:1 ही यहां पर पुट करना था। तो अंडर करेंगे तो 2:1 आ जाएगा, और जब 2:1 आ जाएगा हमारे पास में तो देखिए मल्टीपल में क्या आने वाला है, 2 गुणा में अंडर में I1 अपॉन अंडर में I2 माइनस में 2 बराबर अंडर में I1 अपॉन I2 प्लस 1। यहां से इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो अंडर में I1 अपॉन अंडर में I2 शेष रह जाएगा, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3 आ जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो I1/I2 बराबर आ जाएगा 9। तो I1 अपॉन I2 का मान आ जाएगा 9:1। इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की घटना में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। देहली आवर्ती और निरोधी विभव को हमें यहाँ पर परिभाषित करना। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखिए देहली आवर्ती की, कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए देहली आवर्ती कहलाती है। इसे हम न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं, और देहली आवर्ती की स्थिति में
जो ऊर्जा होती है उसको हम दहली ऊर्जा कहते हैं, फाई नोट से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अंतक विभव या निरोधी विभव की डेफिनेशन, कि जब हम प्रकाश विद्युत धारा तथा विभव के बीच में ग्राफ खींचें तो हमें इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ में क्या है कि जो ऋणात्मक विभव होता है, ऐसा विभव होगा जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा, तो उस विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं। वेल डिफाइंड डेफिनेशन देखिए कि ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए निरोधी विभव कहलाता है, V0 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन एवं अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? तो देखिए लेमड़ा बराबर एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है। फॉर्मूला क्या है पहले वो देख लीजिए। लेमड़ा बराबर होता है एच अपॉन में अंडरूट में 2m⁴ तो यहाँ पर हम प्रोटॉन के लिए लेमड़ा तथा अल्फा कण के लिए लेमड़ा दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए एच दोनों में सेम रहेगा और वी भी दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि समान विभवांतर पर इनको हम त्वरित कर रहे हैं। देन क्या आ जाएगा हमारे पास में लेमड़ा पी बराबर, चलिए मैं एक बार इन दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूं। एच अपॉन में अंडरूट में प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो एम ले लिया हमने, आवेश को क्यों ले लिया। देन यहां पर अब ध्यान देंगे हम पुट कर रहे हैं अल्फा के लिए एच अंडरूट में जो टू और जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का दुगुना होता है। देन यहां से देखिए क्या बच गया है, सब कुछ राशियां 2m⁴ से 2m⁴ कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास में रह गया अंडरूट में 8, अंडरूट में 8 रह जाएगा। तो अंडरूट 8 अपॉन 1, या इसे हम 2√2:1 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर प्रतिरूप की तीनों संकल्पनाएं लिखिए। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल देख लीजिए, इसमें तीनों कल्पनाएं समाहित है। पहली कल्पना में क्या है कि पहली कल्पना हमें ये कहती है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर विकिरण उत्सर्जित किए बिना स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, और उन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होते हैं। देखिए इसको हम मैथमेटिकल रूप में भी पुट कर सकते हैं। यदि इस बोलैम द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन Ze आवेश वाले नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या के पथ पर v वेग से चक्कर लगाएं तो विद्युत बल ये काम करेगा, अभिकेंद्रीय बल ये काम करेगा, दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे तो हमें पहली परिकल्पना का गणितीय रूप प्राप्त हो जाएगा। दूसरी परिकल्पना देखिए कि दूसरी परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। देन हमें यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, L का मान mvr बराबर nh/2π के इक्वल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बोर की तीसरी परिकल्पना, अंतिम परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन अविकिरणीय कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली किसी दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा के जिसकी ऊर्जा फोटोन की जो ऊर्जा है वो दोनों अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। तो फोटोन की ऊर्जा को हम hν से, जिसकी अंतिम ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा के अंतर के बराबर उसकी ऊर्जा होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु की अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 5.3 × 10⁻11 मीटर है। तो कक्षा n बराबर 2 और n बराबर 3 की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए।
देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में जो पहली कक्षा है उसकी त्रिज्या a0 बराबर दे रखी है 5.3 गुणा 10 की घात -11 मीटर। हमें क्या करना है, n बराबर 2 और n बराबर 3 में त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे nवीं कक्षा की जो त्रिज्या है Rn बराबर a0 n स्क्वायर अपॉन में z के इक्वल होते, तो यहां पर हाइड्रोजन के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो Rn बराबर हमारे पास में आ जाएगा a0 n स्क्वायर। तो दूसरी कक्षा की जो त्रिज्या है वो तो क्या हो जाएगी, a0 इंटू 2 का स्क्वायर, 4a0 हो जाएगा, जिसको हम 4 गुणा 5.3 गुणा 10 की घात -11 कह सकते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए हमारे पास में क्या जाएगा, 21.2 गुणा 10 की घात -11 मीटर। इसी प्रकार से तीसरी कक्षा की जो त्रिज्या है वो यहां पर हम 3 का स्क्वायर, तो 9a0 आ जाएगी, तो 9 गुणा में 5.3 गुणा में 10 की घात -11, ये आ गई हमारे पास में कैलकुलेशन करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और गाउस के नियम द्वारा किसी एक समान आवेशित अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो इसमें सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है और फिर सीधे लंबे आवेशित चालक तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। देखिए सर्वप्रथम हम देख लेते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, देन हमें क्या मिल जाएगी। देखिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, और यदि हम विद्युत क्षेत्र ई के अंदर कोई क्षेत्रफल एस लंबवत रख दें तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई वेक्टर का मोड एस वेक्टर का मोड कोस थीटा ई कोस थीटा प्राप्त होगा, जिसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं। देखिए यदि दोनों सदिशों ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का कोण यदि थीटा है, देन फॉर्मूला इस तरीके से पुट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अनंत रेखीय आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब यहां पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करने के लिए एक डायग्राम यहां पर हम बनाएंगे, जिसमें एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक फाइंड आउट करना। ये हमारे पास में एक चालक तार है जिस पर एक समान रूप से आवेश मौजूद है। इससे इसके केंद्र O से स्मॉल r त्रिज्या का एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ हम यहाँ पर निर्मित कर लेंगे। तो देखिए इसका जो आवेश घनत्व है वो हम लेमड़ा लेकर चलेंगे। तो लैंग्वेज देखिए पहले कि माना अनंत रेखीय आवेश है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा है, और आवेश के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रेखीय आवेश को अक्ष मानते हुए L लंबाई और स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गाउसी पृष्ठ का चयन कर लेंगे। तो ये जो आप बेलनाकार गाउसी पृष्ठ यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब वाला ये बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है। ओके, तो गाउसी पृष्ठ के अंदर मौजूद जो कुल आवेश है वो समेशन Q इक्वल टू लैम्बडा इंटू L के रूप में रहेगा। और गाउस का नियम हमें क्या कहता है कि ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का बंद समाकलन इक्वल टू समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब जो गाउसी पृष्ठ है इसको हम तीन टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, S1, S2 तथा S3। S1 ऊपरी वृत्ताकार भाग है, S2 निचला वृत्ताकार भाग है, और जो वक्राकार या बेलनाकार भाग है वो S3 है। इनके ऊपर E और ds के बीच के कोण है S1 पर 90, S2 पर भी 90 और S3 के ऊपर 0 डिग्री है। देन हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 90 की वैल्यू हो जाती है 0, cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1। तो ये हमें प्राप्त हो चुका है। और
बेलन के वक्र भाग पर विद्युत क्षेत्र नियत रहता है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे और वक्राकार भाग का जो क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर एल के इक्वल होता है। तो E बराबर हमारे पास में आ गया है लैम्बडा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और फाइनली जो फॉर्मूला है उसको हम सदिश रूप में इस तरीके से पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और दूरी के साथ में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस तरीके से डिक्रीज होती है। ग्राफ हम इस तरीके से निर्मित कर सकते हैं। लैम्बडा के साथ में भी हमने ग्राफ यहां पर आपको दिखाया है, सीधे फॉर्मूले से दोनों ग्राफ खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एम्पीयर का परिपथीय नियम लिखिए और इस नियम से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के लिए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एम्पीयर का नियम लिखना है और अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र फाइंड आउट करना है। सर्वप्रथम देख लेते हैं हम एम्पीयर का नियम कि एम्पीयर के नियमानुसार निर्वात वायु में किसी बंद पथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद वक्र से गुजरने वाली कुल धाराओं के बीजगणित योग का म्यू जीरो गुणा होता है। तो हम चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है वो बराबर पुट कर देंगे म्यू जीरो इंटू समेशन आई के। ये एम्पीयर के नियम का गणितीय रूप होता है। अब हम यहां पर देख लेते हैं एम्पीयर के नियम की सहायता से ही एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से अनंत लंबाई का एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार है, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास में एक चालक तार है, इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है जिस पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लैंग्वेज देखिए क्या लिखनी है आपको कि माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसमें से कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाले एम्पीयर के बंद वक्र का निर्माण हम कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है एम्पीयर का बंद वक्र। फिर देखिए एम्पीयर के नियम का प्रयोग करेंगे। अभी अभी हमने आपको बताया है एम्पीयर के नियम का गणितीय रूप। इसमें डॉट हटाएंगे तो cos थीटा लगा देंगे और यहां पर B और DL के बीच का कोण है 0, देन cos थीटा की वैल्यू cos 0 का मान होता है 1। तो ये हमारे को मिल चुका है। तो यहां से जो B का जो मान है, B को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे तो DL पूरे बंद वक्र की लंबाई जो कि 2 पाई r के इक्वल हो जाएगी। देन B का मान हमें मिल चुका है म्यू जीरो आई अपॉन में 2 पाई r। और R और B के बीच में यदि हम ग्राफ खींचें तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है, बंधन ऊर्जा वक्र की व्याख्या कीजिए। विद्यार्थियों सबसे पहले हम यहाँ पर नाभिकीय बंधन ऊर्जा को परिभाषित कर देते हैं। तो देखिए हम ये जानते हैं कि जो नाभिक है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है और जब उन्हीं न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से मिलकर नाभिक बनाते हैं तो द्रव्यमान में कमी आ जाती है और द्रव्यमान में आई कमी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में बदल जाती है। उसी ऊर्जा को ही हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। यदि हम कंसीडर कर लें कि किसी नाभिक के निर्माण में डेल्टा एम द्रव्यमान में कमी आती है तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा डेल्टा एम को आप c² से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो डेल्टा एम है देखिए किसके बराबर होगा, प्रोटॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और नाभिक के कुल द्रव्यमान के अंतर के बराबर होने वाला है। बात करते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की। तो जो बंधन ऊर्जा होती है नाभिकीय बंधन ऊर्जा, उसमें आप द्रव्यमान संख्या का भाग लगा देंगे तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। विद्यार्थियों यदि हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। हमने एक तरफ लिया है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, दूसरी तरफ हमने ली है द्रव्यमान संख्या। तो देखिए ग्राफ इस तरीके से हमें प्रारंभ में बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। देखिए इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं वो देख लीजिए कि सभी नाभिकों के लिए EBN धनात्मक होता है क्योंकि EBN का मान प्लस में ही रहता है तो सबके लिए क्या रहेगा, धनात्मक।
द्रव्यमान संख्या 30 से जिनकी कम है या 170 से ज्यादा होती है, उन नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी। और जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से अधिक है 170 से कम है, उनके लिए ईबीएन का मान लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। इससे हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है वो भी देख लीजिए कि सभी नाभिकों के लिए ईबीएन धनात्मक होता है, जो कि यह बताता है कि सभी नाभिक स्थायी होते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है कि हल्के नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम है भारी नाभिकों से कम होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, आपस से मिलकर भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात पहले से ज्यादा स्थायी हो जाते हैं, नाभिक के संलयन कर लेते हैं। इसी प्रकार देखिए कि नाभिक जब भारी होता है, जिसकी द्रव्यमान संख्या 170 से ज्यादा होती है, कि ईबीएन हल्के नाभिकों से कम होती है, इसलिए वो क्या करता है, भारी नाभिकों में टूटकर हल्के नाभिक बना लेते हैं, नाभिक के विखंडन हो जाता है और पहले से ज्यादा स्थायी हो जाता है। जो ईबीएन है वो स्थायित्व को रिप्रेजेंट करता है। इस ग्राफ में जो प्रारंभ में हमने ये देखा है कि वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 की पूर्ण गुणज अर्थात जिनकी द्रव्यमान संख्या 4, 8, 12, 16 होती है, वो अपने पास वाले अन्य नाभिक की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। ग्राफ को आप अच्छे से देखेंगे तो इसे बेटर तरीके से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं? एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। हमें यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है और सूक्ष्मदर्शी होता क्या इसके बारे में बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो ऐसा उपकरण, प्रकाशिक उपकरण जो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। और किसी भी प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता यदि हमारे को ज्ञात करनी है तो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जिसको हम बीटा से पुट करेंगे, और प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण अल्फा से पुट करेंगे, का जो अनुपात होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछी है। तो देखो सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस ही होता है जिसकी फोकस दूरी काफी कम रखी जाती है। सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है बड़ा, सीधा और आभासी होता है। सभी ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये हमारे पास में एक लेंस है, उत्तल लेंस है। यहाँ पर हमने वस्तु रखी है ए बी, और यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर इस तरीके से आगे बढ़ती है कि आगे कहीं पर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाती, तो पीछे बढ़ाने पर ये ए डेस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर इसका प्रतिबिंब ए डेस बी डेस प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसकी आवर्धन क्षमता की बात करें तो प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण और बिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण का अनुपात। तो देखिए ये जो एंगल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला जो एंगल है ये है प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण बीटा, और ये वाला जो एंगल यहाँ पर अलग से डायग्राम में हमने बना रखा है ये है बिंब के द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा। तो बीटा अपॉन अल्फा को हम लगभग tan बीटा अपॉन tan अल्फा पुट कर सकते हैं। tan अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे में आधार, इसी प्रकार से tan बीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे में आधार। तो यहाँ पर तो लंब तो हो गया ए डेस बी डेस बट्टे में v या ए बी बट्टे में u, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ए डेस बी डेस बट्टे में v या ए बी बट्टे में u, ऐसे हम पुट कर सकते हैं। जब यहाँ पर हम tan बीटा अपॉन tan अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं तो ए बी अपॉन डी, तो डी अपॉन में u एक व्यापक सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दे रखी है कि यदि प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बनता है तो u का मान हम -u, v का मान -d लेंस सूत्र में पुट कर देंगे। तो u की जगह -d, u की जगह -u और v की जगह -d पुट करेंगे, देन हमें ये प्राप्त होने वाला है। और d अपॉन में u बराबर, देखो d से d कट जाएगा और ये हमें प्राप्त होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। किसी गोलीय वक्र पृष्ठ से अपवर्तन के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और अपवर्तनांक n1 n2 और कैपिटल R के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। आवश्यक चित्र भी हमें बनाना है। इस क्वेश्चन में सर्वप्रथम हमें पूछा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मूल पथ से विचलित हो जाने की जो घटना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई प्रकाश की किरण इधर से आ रही थी,
लेकिन ये यहाँ पर अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये आपतित किरण है और विचलित होने वाली किरण को हम अपवर्तित प्रकाश किरण कहेंगे। ये आपतन कोण कहलाता है, ये वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अब हम बात करते हैं गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का फॉर्मूले की। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का जब हम फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे तो वो u, v, n1, n2 और r के मध्य संबंध बताएगा। हमारे पास में एक गोलीय पृष्ठ है इस तरीके से, और इसके एक तरफ का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1, दूसरी तरफ का माध्यम का अपवर्तनांक n2। यहाँ पर हमने कोई वस्तु रखी है O, और वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर बिंदु I पर जाकर मिलती है, जो प्रतिबिंब I का निर्माण करती है। गोलीय पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो स्मॉल r के इक्वल है। चलिए अब इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्या है कि माना कैपिटल R त्रिज्या व n2 अपवर्तनांक वाले गोलीय पृष्ठ को n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। गोलीय पृष्ठ से कुछ दूरी पर वस्तु O रखी गई है जिसका प्रतिबिंब I बनता है। तो ये तो रहा हमारे डायग्राम के बारे में जानकारी। अब इसमें हमारे पास में 3 एंगल हैं। MOP, तो MOP कौन सा है? ये वाला है। MOP ये वाला कोण है, यहां से MOP ये। फिर है MIP ये वाला कोण है, और MCP ये वाला कोण है। इनमें हम tan का फॉर्मूला लगा रहे हैं, लंब बट्टे में आधार। तो MOP के अंदर लंब तो हो गया MP, लंब क्या हो गया? MP, बट्टे में आधार हो गया OP। फिर देखेंगे MIP में, तो MIP के अंदर MIP, तो ये वाला हुआ, तो लंब तो हो गया MP, आधार हो गया PI। इसी तरीके से MCP के अंदर लंब तो हो गया MP और आधार हो गया PC। और जब कोण बहुत छोटा होता है तो tan थीटा को हम थीटा पुट कर सकते हैं। इस कंडीशन में इसको हमने ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, तो समीकरण 1, 2 और 3 हमें प्राप्त हो गई। अब डायग्राम से देखिए कि जो कोण I है, कोण I है, ये इस ट्रायंगल MO और C, MOC का बहिष्कोण है, तो वो जो कि शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। तो MOP और MCP, देखो MOP और MCP दोनों के योग के बराबर। यहां से समीकरण 2, 1 और 3 से इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो हमें ये मिलने वाला है। इसी प्रकार से अपवर्तन कोण हम ज्ञात करेंगे। देखिए अपवर्तन कोण में भी बहिष्कोण वाला फॉर्मूला लगाकर हम फाइंड आउट R बराबर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो बहिष्कोण होता है वो इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होता है। तो R बराबर हमारे पास में, इसको हम माइनस में ले जाएंगे। यही तो हुआ है। R MCP में से हमने क्या घटा दिया? MIP घटा दिया। दोनों की वैल्यू समीकरण 1, 2, 3 से पुट कर दी। और अब देखिए स्नेल के नियम से क्या जानते हैं? sin I अपॉन में sin R बराबर N2 अपॉन में N1, जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें ये प्राप्त होने वाला है। और जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो साइन I को हमने I और साइन R को हमने R पुट कर दिया है। अब यहां पर ध्यान देंगे, I की वैल्यू हमने समीकरण 5 और 6 से I और R दोनों की वैल्यू में यहां पर पुट कर देता हूं। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये प्राप्त होने वाला है। और चिन्ह परिपाटी, PC को हम प्लस में R, PI को प्लस में V, OP को हम माइनस U पुट कर देंगे, तो हमें फाइनल जो फॉर्मूला जो प्रूफ करवाया है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यही क्या है विद्यार्थियों, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का फॉर्मूला, जो कि N1, N2, R, U और V के मध्य संबंध को बताता है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखिए, इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन देखिए कि संयोजी बैंड एवं चालन बैंड क्या होते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल की परिभाषा दीजिए, चित्र द्वारा चालन बैंड, वर्जित बैंड और संयोजी बैंड को दर्शाइए। देखिए हमें बैंड से संबंधित क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिए विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे कि जब हम 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को एक दूसरे के निकट लाते हैं तो जो उनका बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो फैल जाता है और फिर मिश्रित अवस्था में आ जाता है। डिस्टेंस और कम होने पर वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। देखो आंतरिक जो ऊर्जा स्तर हैं वो सेपरेट रहते हैं,
लेकिन जब बाह्य ऊर्जा स्तर की बात करें तो पहले तो सेपरेट रहते हैं जब उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है। तो देखिए ये दूरी के साथ में ग्राफ हमने दिखाया है, और जैसे जैसे परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस कम होती है ये अति व्यापन कर जाता, पहले तो फैलता है फिर अति व्यापन कर जाता है, मिक्सअप हो जाता है। क्लियर? ये वाला भाग आप जो देख रहे हैं ये एक मिश्रित अवस्था है, दोनों का अति व्यापन कर जाता है। फिर इनका जो ऊर्जा स्तर है देखो इस तरीके से जो मैं दिखा रहा हूं, इस तरीके से जो रेड वाला जो हिस्सा है इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। न्यूनतम जो ऊर्जा स्तर है ये वाला जो गहरा लाल वाला है इसमें ये पहले भरता है, ये संयोजी बैंड कहलाता है, और जो ऊपरी वाला भाग है इसको हम चालन बैंड कहते हैं। तो ऊर्जा स्तर दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। जो निचला ऊर्जा स्तर है इसको संयोजी ऊर्जा स्तर और ऊपरी ऊर्जा स्तर को हम चालन ऊर्जा स्तर कहते हैं, और दोनों के मध्य के गैप को हम वर्जित ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो देखिए जो बैंड हैं वो दो प्रकार के होते हैं, संयोजी बैंड जिसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन से निर्मित ऊर्जा बैंड जिसे संयोजी बैंड कहते हैं, और इस बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बैंड आंशिक रूप से खाली या पूर्णतः भरा होता है। इस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। फिर देखिए चालन बैंड, ये संयोजी बैंड से उच्च ऊर्जा वाला बैंड होता है जो इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरा होता है। इस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये ठोस के आयतन में कहीं पर भी विद्यमान रह सकते हैं। फिर बात करते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित बैंड की। तो देखिए चालन बैंड एवं संयोजी बैंड का जो अंतराल होता है उसी को ही हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। उसी गैप को ही क्या कहा जाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। क्लियर? और इसका जो मान है वो प्रकृति पर डिपेंड करता है, और डेल्टा Eg का मान ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बारे में पूछा था, वर्जित ऊर्जा अंतराल के बारे में पूछा था, और चित्र द्वारा चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल को दर्शाने के लिए कहा गया था। तो जो मैंने आपको अभी बताया है वो सारी सब कुछ चीजें आपको इस क्वेश्चन में करनी है, लिखनी है। देखिए विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन मिलने वाला है जो क्या है, देखिए n प्रकार के अर्धचालक किससे कहते हैं, इनकी चालकता नेज अर्धचालकों से अधिक होती है, क्यों, सचित्र समझाइए। विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि इस मॉडल पेपर से बोर्ड एग्जाम में आपको हूबहू कम से कम 8 से 10 अंक के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और बोर्ड का जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है वो इसी टाइप का ही होने वाला है। सिमिलर टाइप का प्रश्न पत्र आपको मिलने वाला है। जिस चैप्टर में से क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं उसी चैप्टर में से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उतने ही अंक के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में पूछा है, इनकी चालकता नेज अर्धचालकों से अधिक होती है और सचित्र समझाना भी है। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि ऐसे अर्धचालक जो नेज अर्धचालक में कोई विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने से प्राप्त होते हैं अपद्रव्य अर्धचालक कहलाते हैं। देखिए नेज अर्धचालकों में थोड़ी सी अशुद्धि मिलाने पर चालकता है वो कई गुना बढ़ जाती है। जैसे जर्मेनियम में 10⁹ परमाणु यदि हम एक भाग अशुद्धि का मिला दें तो चालकता 1000 गुना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार नेज अर्धचालक में मिलाई जाने वाली अशुद्धि को अपमिश्रक या अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण या मादन कहा जाता है। जो अपद्रव्यी अर्धचालक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप तथा पी टाइप। सबसे इस क्वेश्चन में हमें एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में पूछा गया है, तो वे अपद्रव्यी अर्धचालक जो नेज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। यहाँ पर अशुद्धियों के रूप में हम फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी को प्रयोग में ले सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे आप एन प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि होती जिसके 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन है वो अशुद्धि से दुर्बल बल के द्वारा बंधा है। देखो यहाँ पर हमने दिखाया है ये 4 इलेक्ट्रॉन तो इस अशुद्धि परमाणु के सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इसके साथ में दुर्बल बल के द्वारा बंधा होता है। जब
इसे थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगता है तथा साथ में कुछ सहसंयोजक बंध भी टूट जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होंगे। देखिए कि ये पंच संयोजी अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की स्थिति में होता है, इसलिए ऐसी अशुद्धि को हम दाता अशुद्धि कहते हैं। पांचवा इलेक्ट्रॉन एक नए ऊर्जा स्तर में रहता है जिसे दाता ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ये जो ऊर्जा स्तर है वो चालन बैंड के ठीक नीचे मौजूद होता है और जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं। देखिए क्या है कि n प्रकार के अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होंगे और होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक होंगे। इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा, होलों की डेंसिटी कम। इलेक्ट्रॉनों के कारण से बहने वाली धारा अधिक, होलों के कारण से कम। तो ये रिलेशन हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे डायग्राम के जरिए भी हम चालन बैंड और संयोजी बैंड के जरिए भी इनको हम समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस बैंड के अंदर ये बैंड पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। जब ऊर्जा मिलेगी तो ये दाता ऊर्जा स्तर में कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे चालन बैंड में चले जाते हैं। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखा, एक एक क्वेश्चन को समझा यहाँ पर। और इन क्वेश्चंस को बारीकी से समझने के लिए, इनको गहराई से समझने के लिए आप हमारे YouTube पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और यदि हस्तलिखित नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अपने ऐप की लिंक दे रखी है, वहां से आप इन हस्तलिखित नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।